बेटा मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक, ठीक है। ऑनलाइन वाले नाराज नहीं होंगे, ये कहते हैं हम तो है ही नहीं, क्या है हमें तो इग्नोर कर देते हो। अभी तो कुछ नहीं पढ़ाया बेटा, छुट्टी बता रहा था तुम्हें मैं, छुट्टी बता रहा था, आज से कल से तुम्हारी छुट्टी है। हाँ तो बेटा क्या कह रहा था मैं, कल से तुम्हारी छुट्टी है, घर जाके पढ़ना नहीं है, मजे ही मजे। तो चालू करके गया था गधा की, लो सर चालू है, मैं तो चालू कर लेता पहले बता के जाता तो। ओए तेरी शकल इधर आ, तेरी शकल के जैसा यार एक एल ऐसे है, उसका नाम है धारा, बहुत बढ़िया छोरा, करौली का है। तो भाई तो नहीं है उसका कहीं है? तेरी आवाज भी ऐसी है यार, ऐसे ही वो बोलता है? कहना कुछ नहीं चाहता बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक ही शकल के 7 लोग होते हैं इस दुनिया में। गंदी सोच के आदमी, लीचड़, खुद की जैसी प्रवृत्ति है वैसी सोचेगा लोगों के बारे में। हाँ तो बेटा क्या कह रहा था मैं, हाँ तो जाना आज 20 तारीख तक मजे ही मजे करना, ना पढ़ना है ना लिखना है, क्या कर रहे हैं, मजे ही मजे। लेकिन बेटा याद दिला देता हूँ, 20 तारीख की शाम को जब तुम घर से यहाँ आ रहे होगे तो एक ही चीज सोच के आना कि अब वापस घर जाना ही नहीं है, सिलेक्शन तक, आपके मेन एग्जाम तक वापस घर जाना ही नहीं है। 6 महीने लग जा, 8 महीने लग जा, 10 महीने लग जा, इससे ज्यादा लगेंगे नहीं, ठीक है। दिवाली आएगी मत जाना, यहीं पटाखे फोड़ना, ठीक है बेटा। अरे बोलो, दिवाली आए चलो ठीक है, 2 दिन के लिए परमिशन मिल जाएगी पर ज्यादा नहीं। तो सोच के आना कि नहीं जाना यार, क्या करोगे दिवाली विवाली, दिवाली तो नौकरी लगने के बाद मनाई जाती है, ये दिवाली दिवाली नहीं है तुम्हारी। दिवाली मनेगी जिस दिन नौकरी लग जाएगी ना, उसकी वाली जो दिवाली आएगी तब फूटेंगे तुम्हारे नाम के पटाखे, पूरे मोहल्ले को धुआं धुआं कर देना, इतने बम चलाना। बोलो ऐसी दिवाली क्या दिवाली, बेरोजगारी की दिवाली, थू है ऐसी दिवाली पर जो बेरोजगारी की याद दिलाए। तुम्हारे लिए दिवाली है ही नहीं ये वाली, तुम्हारे लिए दिवाली आएगी अगली, तब फोड़ना पटाखे, बम बम, धुआं धुआं कर देना, मोहल्ले में आग लगा देना भले। तो बेटा अभी एक बार जाए आओ, उसके बाद में एक ही चीज सोच के आना, आप जाएंगे सिलेक्शन के। इंकलाब, भारत माता की। कहां थे अपन, क्या चल रहा है तुम्हारा, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स चल रही है ना बेटा, कहां तक हो गया बता दो यार। एबीओ, अच्छा एबीओ ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप पढ़ लिया था, समझ में आ गया था, कोई दिक्कत है तो बता दो। और एग्जाम्पल तीनों लिख लिए थे मल्टीपल एलील के, कौन कौन से 3 एग्जाम्पल होते हैं, है ना, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग, और खरगोश में त्वचा का रंग, और एबीओ रक्त समूह। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया। अब पढ़ेंगे अपन आरएच रक्त समूह, 2-3 पेज मनीषा मेरे पूरे लिखे हैं आज, बनवारी कह रहा है, कोई बता सकता है, मनीषा पूछ रही जय हो हर्ष सर की, 2-3 पेज, अरे मैंने एक भी अक्षर नहीं लगाया, बेवकूफ बना रहा है मनीषा, ये बनवारी नाम का छोरा। ये छोरे, ये छोरे बेवकूफ बनाते, लीचड़ आदमी है, झूठ बोल रहा है, 2-3 पेज कुछ नहीं लगाया मैंने, छोरी मेरे से पूछ लिया कर बेटा, इनसे मत पूछा कर, कुछ नहीं लिखाया मैंने। देख क्या वो बेवकूफ बना रहा है, 2-3 पेज लगा दिए मेरे पास है, मैं भेजूंगा, हद हो रही है यार, कितनी नीचता पे उतर गया देख लो। वेरी गुड, आ जाओ बेटा, कुछ नहीं लिखा है, आप पढ़ेंगे अपन, है ना। तो बेटा अब हाँ, आप चुप हो जाओ, शांति से पढ़ेंगे भाई, हो गया मजाक। अब पढ़ेंगे अपन आरएच रक्त समूह, क्या पढ़ेंगे बेटा, आरएच रक्त समूह के बारे में बताऊंगा मैं आपको। देखो अपन ने एबीओ ब्लड ग्रुप में भी एक चीज छोड़ दी है, लिखो वहां पे एक लाइन जहां पे एबीओ रक्त समूह स्टार्ट किया है, कि इसके खोजकर्ता लैंडस्टीनर है, इसके खोजकर्ता लैंडस्टीनर है। इसके खोजकर्ता लैंडस्टीनर है, इसके खोजकर्ता लैंडस्टीनर है।
लिख लिया वहां पे। अतः लैंडस्टीनर को रक्त समूहों का पिता भी कहा जाता है। अतः लैंडस्टीनर को रक्त समूहों का पिता भी कहा जाता है। अतः लैंडस्टीनर को क्या कहा जाता है बेटा? रक्त समूहों का पिता भी कहा जाता है। अब इधर आ जाओ, आरएच रक्त समूह, इसकी खोज भी किसने की है बेटा? लैंडस्टीनर। वही जिसकी एबी और जिसने एबी और रक्त समूह की खोज की है, उसी ने किसकी की है बेटा? आरएच की है। इसीलिए बेटा फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन है? लैंडस्टीनर। अब बेटा इसकी जो खोज थी वो किसमें की गई? रीसस बंदर में की गई। खोज रीसस बंदर में की गई। क्लियर है? ठीक है। रीसस में आरएच आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इससे इसका नाम क्या पड़ गया? आरएच ब्लड ग्रुप पड़ गया। इसका वैज्ञानिक नाम होता है बेटा मकाका रीसस। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मकाका रीसस। क्लियर है? तो इसके अंदर इसकी खोज की गई बेटा, किसकी? आरएच रक्त समूह की। अरे है ना, भारत में। कहा बेटा? भारत में 93% लोग क्या है? आरएच पॉजिटिव है, और केवल 7% लोग क्या है बेटा? आरएच नेगेटिव। इतना समझ लेना, आरएच एक एंटीजन है। आरएच क्या है? एक एंटीजन है। और आरएच एंटीजन है तो कहां पाया जाएगा? आरबीसी की सतह पर। वहां लिखाया था क्या मैंने? वहां लिखाया था एंटीजन में, जहां टेबल बनाई थी ऊपर, कि आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं एंटीजन। नहीं लिखा है तो लिख लेना बेटा, है ना। कहां पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर पाया जाता है आरएच एंटीजन। क्लियर? बोलो, कोई कंफ्यूजन? बोलो। नहीं लिखा है तो लिख लो, जहां एंटीजन लिखा है टेबल में उसके ऊपर लिख लेना आरबीसी की सतह पर उपस्थित। बोलो बेटा। तो जो आरएच पॉजिटिव होता है उसके आगे तो प्लस लग जाता है। मतलब जैसे मान लो मेरा ए रक्त समूह है और मैं आरएच पॉजिटिव हूं, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव। मान लो इसका ओ है और इसके अंदर बाल कटाया है आज तो, मान लो इसका ओ है और इसके अंदर भी आरएच एंटीजन उपस्थित है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ पॉजिटिव। इसका मान लो बी है, इसके अंदर आरएच एब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा? बी नेगेटिव। अरे ए बी और रक्त समूह में से तो होगा ही होगा। मान लो मेरा ए है, मेरे अंदर आरएच नहीं है, तो मैं आरएच नेगेटिव हो जाऊंगा। तो क्या बोलूंगा? ए नेगेटिव है मेरा ब्लड ग्रुप। तो बेटा जो ए बी इसके पीछे प्लस और माइनस लगता है उसे अपन क्या बोलते हैं? आरएच। जो प्लस माइनस लगाए ना ब्लड ग्रुप के पीछे, वो किसकी वजह से लगता है? आरएच की। समझ में आया क्या? अब तुम मुझे बताओ, सार्वत्रिक दाता कौन होगा? ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? ओ पॉजिटिव वाले कौन कौन है मेरे अलावा? ओ नेगेटिव वाले कौन कौन है मेरे अलावा? वेरी गुड। आंसर क्या आएगा बेटा? ओ नेगेटिव। क्या आएगा? ओ नेगेटिव। अरे क्या आएगा? देख, ओ वाला शुद्ध, जो विशुद्ध भिखारी होगा वो सबको दे सकता है। विशुद्ध भिखारी का मतलब ना ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, ना आरएच एंटीजन। अब मान ले मेरा ओ पॉजिटिव है और इसका ओ नेगेटिव है। इसका क्या है? मेरा क्या है? तो मेरे शरीर से इसके शरीर में क्या जाएगा? ए जाएगा क्या? बी जाएगा क्या? आरएच जाएगा क्या? मेरा क्या है? नेगेटिव है ना। कुछ नहीं जा रहा ना इसके शरीर में, तो ये एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाएगा? किसी के खिलाफ नहीं। तो मैं हो गया ना सार्वत्रिक दाता। ये मुझे दे रहा है खून, तो इससे ए आ रहा है क्या? वो पॉजिटिव है, इसका ए आ रहा है क्या? बी आ रहा है क्या? आरएच आ रहा है क्या? वो पॉजिटिव है ना गधो। आरएच आ रहा है ना। मेरे अंदर आरएच है क्या? नहीं है ना, तो मैं आरएच के खिलाफ क्या बना दूंगा? वो पॉजिटिव सार्वत्रिक दाता हो सकता है क्या? बोल। वो नेगेटिव क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक दाता। और सार्वत्रिक ग्राही ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव?
बताओ। सबसे तो वो ही ले सकता है जिसके पास तीनों एंटीजन है, क्योंकि उसके पर लिए सारी चीजें घर की चीज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। ए बी पॉजिटिव को ए आ जा, बी आ जा, आर एच आ जा, कुछ भी आ जा, किसी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा। तो ए बी नहीं आया तो अभी बता दो, बता दूंगा इसको मैं, बताऊं। ए बी नेगेटिव होगा कर लेते, तेरा मान ले क्या है ए बी नेगेटिव, मेरा क्या है ए बी पॉजिटिव, ठीक है। ए बी नेगेटिव को खून देते हैं भाई, किसी गहराई की बात हो रही है ना, मैं इसको खून देने गया तो इसके पास ए है नेगेटिव, अरे ए एंटीजन है ना, उसका क्या है ए बी नेगेटिव, इसको मैं खून दे रहा हूं, मैं ए बी पॉजिटिव हूं, तो मेरे पास ए है, इसके शरीर में ए जा रहा है, ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा क्या, बी के खिलाफ बनाएगा क्या, इसके पास बी है ना, आर एच है क्या इसके पास, नेगेटिव है ना ये, मेरे शरीर से आर एच जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये एंटीबॉडी बना देगा कि नहीं बना देगा। तो सार्वत्रिक ग्राही हुआ क्या, नहीं हुआ ना, आर एच बना रहा है, मेरे अंदर मैं हूं, कोई आ जा, यही आ जा, मान ले ए आया कोई दिक्कत, बी आया कोई दिक्कत, आर एच आया, आर एच तो है ही नहीं इसके अंदर, होता भी तो कोई दिक्कत होती क्या। तो सार्वत्रिक ग्राही पॉजिटिव वाला होगा कि नहीं होगा, बोलो ना। ये चीज समझ में आ गई बेटा बोलो आ गई। अब है बेटा आर एच से संबंधित एक बीमारी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। कौन सी बीमारी है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देखो ये आरएएस तक में इस पे से क्वेश्चन आ रखा है, उसमें ये पूछता है कि क्या क्या दिक्कत, ओए क्या क्या समस्या होंगी जब ये बीमारी होगी। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के अंदर याद रखना बेटा कि ये आरएच रक्त समूह की असामान्यता के कारण बच्चों में भ्रूण में गर्भ में होने वाली बीमारी है। क्लियर है, अरे बोलो। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि निम्न में से कौन सा रोग है जो आरएच रक्त समूह की असामान्यता के कारण, ओए के कारण होता है, कौन सा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो क्या लिखेंगे, आरएच रक्त समूह की किसके कारण, असामान्यता के कारण होता है कि नहीं होता, बोलो। आरएच रक्त समूह की असामान्यता के कारण होता है क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। और बेटा, और इसमें याद रखना होता क्या है, इसमें एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो का मतलब क्या है, एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है, आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। ब्लास्टोसिस मतलब क्या हो गई, फट गई, ब्लास्ट हो गई, ठीक है। फिटेलिस मतलब फीटस, फीटस मतलब गर्भ, गर्भ की आरबीसी फट गई, गर्भ की आरबीसी फट गई तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो गर्भ मरा हुआ पैदा होगा कि नहीं होगा, आरबीसी क्यों फटी। पहले तो होता गर्भ में और भ्रूण में क्या अंतर होता है, गर्भ को फीटस बोलते हैं और भ्रूण को एम्ब्रियो बोलते हैं, क्या अंतर है दोनों में, क्यों, तो ऐसा क्या अंतर आ गया। ये बोल रही है 25 दिन, 25 है 45 दिन, 45 दिन तक गर्भ सॉरी भ्रूण बोला जाता है एम्ब्रियो, 45 दिन के बाद में उसको गर्भ या फिर फीटस बोला जाता है, क्यों बताओ। क्योंकि बेटा होता क्या है, 45 दिन तक कोई संरचना वगैरह नहीं बनती, हाथ पैर आंख और ये पता नहीं लगता कि किसका है, तो मांस की लुगदी सी रहती है। 45 दिन के बाद पता लग जाता है यहाँ से हाथ निकल रहे हैं, ये पैर निकल रहे हैं, आंख है, सारी संरचना में दिखने लग जाती है बच्चा किसका है, कैसा है, क्या है, कहाँ से क्या बन रहा है। उसके बाद में उसको अपन गर्भ या फीटस बोलने लग जाते हैं। तो एम्ब्रियो पहले होता है, बाद में फीटस होता है। अरे होता है कि नहीं होता। तो आरएच रक्त समूह की असामान्यता के कारण कौन सा रोग होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये चीज समझ में, एक मिनट रुकना यार है, इतना लिखो, ये लिखो।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनो भाई, ये समझ में आया? एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट, ब्लास्ट मतलब फट गई। गर्भ की आरबीसी, गर्भ की आरबीसी फट गई और गर्भ मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस। किसके कारण हुआ? आरएच ग्रुप की असामान्यता के कारण। देखो, इसकी एक मैं चीज बताता हूं। क्वेश्चन ये पूछता है कि पिता आरएच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, माता आरएच पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और बच्चा 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 मतलब फीटस, फीटस आरएच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्लियर है? यही आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बाकी मैंने आपको बता दिए। इसकी असामान्यता के कारण होता है, ये इसके अंदर हो जाता है, और इसके कारण बच्चा कैसा पड़ जाता है? नीला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है? बच्चा कैसा पड़ जाएगा? नीला बेबी होगा इसके अंदर, और जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब सुनना, अब इसमें देखो होगा क्या। पहले तो ट्रिक बता देता हूं बेटा। माँ के गर्भ में 9 महीने तक एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? 9 महीने तक माँ के गर्भ में एक पॉजिटिव है ना, ये अभी 0 है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बेटा? गर्भ पॉजिटिव एनर्जी के रूप में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो बच्चा कैसा हो जाएगा? आरएच। सीधा याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? गड़बड़ तभी हो रही है जब माँ का और बच्चे का आरएच ब्लड ग्रुप अलग अलग है। भाई जब समान होगा तो गड़बड़ होगी क्यों? बोलो। आरएच पॉजिटिव है जब बच्चा, माँ आरएच नेगेटिव होगी तभी तो गड़बड़ होगी, नहीं तो गड़बड़ होती क्यों? तो माता क्या है? आरएच। अब ये ऊपर से तो उतर के आया नहीं पॉजिटिव। पॉजिटिव किसकी वजह से है? बाप की वजह से। तो बाप क्या हो जाएगा? बताओ, याद हो जाएगा? क्वेश्चन तो आपको यही आएगा कि बच्चा क्या है? आरएच पॉजिटिव, माँ आरएच नेगेटिव है तभी आरबीसी फटी है, तो माँ का हो गई आरएच नेगेटिव। बच्चा आरएच पॉजिटिव है, माँ आरएच नेगेटिव है, तो ऊपर से तो उतर के नहीं आया, बाप की वजह से है कि नहीं? तो बाप क्या हो जाएगा? आरएच पॉजिटिव। क्वेश्चन कर दोगे? अब समझते हैं ऐसा हुआ कैसे, है ना। समझो, बच्चा आरएच पॉजिटिव है माँ के गर्भ में, और माँ का आरएच नेगेटिव। एक चीज का ध्यान रखना, 9 महीने तक माँ का और बच्चे का खून मिलता है क्या आपस में? खून नहीं मिलेगा। ऐसी बच्चा पल रहा है, ब्लड नहीं जाएगा बच्चे तक माँ का। बोलो, ब्लड नहीं जाएगा क्या? ऐसे ही पल रहा है क्या बच्चा? जाएगा ना? नहीं जाता। यही की बात लगे जो पढ़ रहा है। ब्लड माँ का बच्चे तक नहीं जाता। माँ का और बच्चे का ब्लड 9 महीने तक मिलता ही नहीं है बेटा। प्लेसेंटा के थ्रू चीजें जाती हैं, ऑक्सीजन जाएगी, CO2 जाएगी, ग्लूकोज जाएगा, सारी चीजें जाएंगी प्लेसेंटा के थ्रू, लेकिन खून नहीं जाएगा। ब्लड ग्रुप भी तो अलग हो सकता है और माँ और बच्चे का, कोई बड़ी बात नहीं, अभी बता दूंगा मैं। बाप ए बी है, माँ ओ है, बच्चा ना ए बी होगा ना ओ होगा, ए या बी होगा। समझ रहे हो? तो ऐसे खून मिलने लग गए तो ब्लड ग्रुप भी तो अलग है, तोते उड़ जाए बच्चा तो वहीं कभी पैदा ही नहीं हो बच्चा। समस्या हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो बेटा 9 महीने तक माँ का और बच्चे का खून आपस में क्यों महेंद्र? फिर साहब, फिर दिक्कत क्या आ रही है जब माँ और बच्चे का खून ही नहीं मिल रहा है? एसी बंद करवा दे है ना, चलने दे, सर में दर्द है रो है, होने दे बेटा। बाकी मर जाएंगे, दिक्कत ये है। ओढ़ ले, कुछ ओढ़ने का नहीं तेरे पास? चिपक के बैठ जाए इनसे। कर दे भाई, कहां से बंद होगा? कर देनी है, पंखा बंद कर दे। पंखा कहां से बंद होगा? पंखा पंखा कर दो, जा खड़े हो जा, पंखा बंद कर गया। पंखे से लग रही है सर्दी, एसी से नहीं है। ऊपर ऊपर चला जा, चप्पल उतार के जाना, पता चला दांत टूट गए, सांधी भी नहीं हुई अभी तो। एसी मत करे, आजा, ये ऐसे बंद होगा ही नहीं, आजा, रिमोट से होता है मत। अरे हो गया, चला गया उसको। बेटा अब नहीं लगेगी तुझे, मुझे पता है ना, मुझे अनुभव है। एसी के साथ पंखा चलता है तब भवचक्री आती है,
खाली एसी चलेगा तो कोई समस्या नहीं है। सब बस, अब कोई दिक्कत नहीं होगी तुझे। हाँ बहुत बढ़िया। सुनो बेटा, तो सही में बंद हो गया, चला ही नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा। सुनो सुनो सुनो, तो बेटा 9 महीने तक माँ और बच्चे का खून आपस में नहीं, फिर सब दिक्कत क्या है? जब खून ही नहीं मिल रहा तो आरएच ब्लड ग्रुप भी कहां से दिक्कत होगी? समस्या ही नहीं है। लेकिन बेटा होता क्या है, आरएच के लिए दिक्कत देखी जाती है। 9 महीने तक कोई समस्या नहीं आएगी। अब बच्चे का जन्म होगा, क्या होगा बच्चे का? और बच्चे का जब जन्म होता है तो भयंकर ब्लीडिंग होती है ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर, बंदर के अंदर, चिंपांजी के अंदर, वी आर प्राइमेट्स। क्या है हम? प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स में जो प्लेसेंटा होता है वो हीमोकोरियन टाइप का पाया जाता है, पढ़ोगे गायनी के अंदर। कैसा पाया जाता है? देखो आपको पता है, ये है माँ का गर्भाशय, ये एंडोमेट्रियम है, फिर मायोमेट्रियम है, और मायोमेट्रियम के अंदर चलता है बेटा ब्लड। क्या चलता है? ब्लड। ये बच्चा है, बच्चे के चारों तरफ भ्रूणीय झिल्लियां हैं, और सबसे बाहर है कोरियन। कोरियन से निकली रहती है विलाई। कोरियन से क्या निकली रहती है? विलाई। ये विलाई देखो कोटिलिडनरी प्रकार का होता है, किसके अंदर? रूमिनेंट्स में। उनमें तो ऊपर ऊपर ही रहता है। कोटिलिडन हटेंगे, भ्रूणीय झिल्लियां फटेंगी, फर्स्ट वाटर बैग, सेकंड वाटर बैग, बच्चा बाहर आ जाएगा। कोई ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। कभी आरओपी की दिक्कत हो, छूटी नहीं रहा प्लेसेंटा, तब ब्लीडिंग होती है। गाय भैंस में आपने ज्यादा ब्लीडिंग देखी भी नहीं होगी, नाम मात्र की ब्लीडिंग होती है। और ज्यादा पेनफुल प्रोसेस भी गाय भैंस के अंदर अपन ह्यूमन से कंपेयर से तो पेनफुल है ही, बच्चा बाहर आ रहा है तो प्लेन पेनफुल तो, लेकिन ह्यूमन के कंपेरिजन में ना के बराबर है ही नहीं। ह्यूमन से अपन अगर पेन को नापने जाए ना, तो रूमंती जानवरों में पार्चुरेशन ऊपर वाला भी देखता है ना, मनुष्य ज्यादा बच्चों को जन्म नहीं देगा, लेकिन गाय भैंस को तो हर साल ब्याना है, हर 12 से 15 साल महीने में ब्याना है कि नहीं ब्याना, तो ऊपर वाला भी सब देख लेता है, सिस्टम सेट करके भेजता है, तो वहां ज्यादा पेनफुल नहीं है। ह्यूमन में पार्चुरेशन की प्रोसेस भयंकर सीवियर, ऐसे कहते हैं 400 हड्डियां टूट जाए इतना पेन होता है मादा को जब बच्चे को जन्म देती है ना। कई मादाएं तो दर्द की वजह से बेहोश तक हो जाती हैं, तो उनमें फिर वो किसका, मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया जाता है पेन को कम करने के लिए, है ना। कारण क्या है, जो कोरियन से विलाई निकलती हैं वो बेटा एंडोमेट्रियम से होते हुए, मायोमेट्रियम से होते हुए ब्लड स्ट्रीम तक पहुंची हुई रहती है, ये है अंदर तक। अब बच्चे का जन्म हो रहा है तो उस टाइम पे ये पूरी बाहर आएंगी, बाहर आएंगी तो पूरा एंडोमेट्रियम तहस नहस कर दिया जाएगा। पूरा एंडोमेट्रियम तहस नहस होगा तो क्या होगी फिर वहां पे? सीवियर ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो, ब्लीडिंग होगी तो फिर पेन होगा कि नहीं होगा? पेन होना तो क्या है फिर यहाँ पर लाजमी है। तो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ब्लड आ रहा है भयंकर। इस टाइम पे माँ और बच्चे दोनों का ब्लड निकलता है। बच्चे का भी तो क्या टूटता है बेटा, अम्बिलिकल कोर्ड होता है, वो टूटेगा तो ब्लड तो निकलेगा। तो माँ और बच्चे दोनों का ब्लड निकला कि नहीं निकला? दोनों का ब्लड आपस में मिक्स हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, बच्चे के खून में आरएच एंटीजन है कि नहीं? और माँ के खून में आरएच एंटीजन है क्या? बच्चे के खून में तो आरएच एंटीजन है, लेकिन माँ के खून में आरएच एंटीजन, उससे क्या नुकसान होगा? बच्चे के ब्लड में से आरएच एंटीजन माँ के ब्लड में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ब्लड मिक्स हुआ है ना, और माँ का खून समझ गया कि आरएच एंटीजन क्या होता है, और माँ का खून आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा। क्या बना लेगा? लेकिन जब तक एंटीबॉडी बनेगी तब तक बच्चा बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस बच्चे को कोई समस्या हुई क्या? प्रथम प्रसव के दौरान या प्रथम प्रेगनेंसी में इन कपल को, इन बच्चों को कोई समस्या नहीं है। सेम कंडीशन वापस रिपीट होती है, दूसरी बार गर्भ धारण किया मादा ने, तो अब उस मादा के ब्लड में एंटीबॉडी है कि नहीं? और बेटा प्लेसेंटा को पार करके एंटीबॉडी जा सकती है, लेकिन ब्लड नहीं जा सकता। एंटीबॉडी तो जा सकती है। अब एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार करके कहां पहुंच जाएंगी? बच्चे के अंदर पहुंच जाएंगी, और वो बच्चे की आरबीसी को नष्ट कर, और बच्चा नीले रंग का मरा हुआ पैदा होगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसका भी ट्रीटमेंट है। आजकल कपल बड़े समझदार हो गए, तो अपन जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं तो फिर क्या करते हैं, हर 2-3 महीने में चेकअप होते हैं कि नहीं होते? प्रेग्नेंट होते ही क्या किया जाता है, ब्लड टेस्ट वगैरह सब होते हैं, तो उसमें पता लग जाता है कि भाई ब्लड ग्रुप भी चेक किए जाते हैं उसमें, कि दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है। उसमें पता लगा कि मेल तो आरएच पॉजिटिव है और फीमेल आरएच नेगेटिव है, तो वो पहले ही इसकी एंटीबॉडी लगा देते हैं। मतलब इस आरएच के खिलाफ एंटीबॉडी को मारने के लिए बाहर से एंटीबॉडी, एंटी सीरम जानते हो ना, एंटीटॉक्सिन बताया था ना,
बाहर से एंटीबॉडी लगा देंगे जिससे एंटीबॉडी को नष्ट कर दिया जाता है, फिर खतरा नहीं होता। लेकिन गाँव में जो महिलाएं जिनके मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, उनकी समस्या कई बार हो जाती है। क्लियर है बेटा? लिखो ये। हाँ बेटा, अरे है ना बेटा, चलो लिख लिया, चलें आगे। लिखो, प्रथम प्रसव में कोई समस्या नहीं आती। प्रथम प्रसव में कोई समस्या नहीं आती। प्रथम प्रसव में कोई समस्या नहीं आती, लेकिन प्रथम प्रसव के दौरान मां और बच्चे का रक्त आपस में मिलता है। लेकिन प्रथम प्रसव के दौरान मां और बच्चे का रक्त आपस में मिलता है। मां और बच्चे का रक्त आपस में मिलता है। मां और बच्चे का रक्त आपस में मिलता है, जिससे 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 मां के रक्त में RH एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है। इतना छोटा छोटा क्यों लिख रहा है? कॉपी नहीं लाया? जिससे मां के रक्त में RH एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है, तथा समान स्थिति में दोबारा गर्भ धारण होने पर तथा समान स्थिति में दोबारा गर्भ धारण होने पर समान स्थिति में दोबारा गर्भ धारण होने पर मां के रक्त से एंटीबॉडी गर्भ के रक्त में चली जाती है। मां के रक्त से एंटीबॉडी गर्भ के रक्त में
चली जाती हैं समान स्थिति में दोबारा गर्भ धारण होने पर मां के रक्त से एंटीबॉडी कहाँ चली जाती हैं? गर्भ के रक्त में चली जाती हैं एवं गर्भ के रक्त में चली जाती हैं एवं गर्भ की आरबीसी को नष्ट कर देती हैं। एवं गर्भ की आरबीसी को नष्ट कर देती हैं। गर्भ की रक्त में चली जाती हैं एवं गर्भ की आरबीसी को नष्ट कर देती हैं। एवं गर्भ की आरबीसी को क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। लिख लिया क्या? बोलो ना। अब एक क्वेश्चन लिखो। यदि माता का रक्त समूह ए बी है, यदि माता का रक्त समूह यदि माता का रक्त समूह ए बी है, यदि किसका रक्त समूह बेटा? माता का रक्त समूह ए बी है एवं पिता का ओ है। यदि माता का रक्त समूह ए बी है एवं पिता का ओ है, एवं यदि माता का रक्त समूह ए बी है एवं पिता का ओ है, तो बच्चों में बी रक्त समूह होने की कितनी संभावना है? तो बच्चों में बी रक्त समूह होने की कितनी संभावना है? बताओ। बी रक्त समूह होने की कितनी संभावना है? एक और लिखो बेटा, 5 लाइन छोड़ के। यदि माता का रक्त समूह ए बी है, यदि माता का रक्त समूह ए बी है, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, एक ही लिख लो, इसका ही बताओ। करो सोल्व। बताओ। हैं? 50%? चले करें सोल्व। ए बी मतलब जीनोटाइप बताओ। आई ए, भाई जीनोटाइप से तो निकालोगे, जो जीन जाएंगे उसके हिसाब से ब्लड ग्रुप बनेगा। इसमें आईओ कितने प्रकार के युग्मक? अलग अलग हैं तो 2 प्रकार के। आई ए आई बी, समान है तो आईओ है कि नहीं? आई ए आईओ, आई बी कौन सा रक्त समूह आएगा? आई ए आईओ में क्या आएगा? ओए लीचड़ कहां गया? इसमें क्या आएगा? आई ए आईओ में ये आएगा ना गधो। और आई बी आईओ में तो 50% चांस है ए आए और 50% चांस है बी आए। तो क्या आंसर जाएगा? 50% चांस। कितने परसेंट? क्लियर है बेटा? इसके साथ ही क्या समाप्त होती हैं आपकी एलिलिक जीन क्रियाएं? लिख लो ये।
चले, बोलो बेटा। लिख दिया ये, ए और बी आ जाएगा। तो इस प्रकार आपकी क्या खत्म हो, सॉरी, एलिलिक जीन क्रिया खत्म होती है कि नहीं होती? तीन पढ़ लिया, पूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, मल्टीपल एलील। अब लिखो बेटा नॉन एलिलिक जीन क्रियाएं। कितने प्रकार की बताई थी नॉन एलिलिक? नॉन एलिलिक जीन क्रियाएं, नॉन एलिलिक जीन क्रियाएं। क्या समझाना है बेटा एक बार और? ये क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा, जीनोटाइप पता होना चाहिए। देख इसके लिए, इससे पहली वाली क्लास में जो मैंने जीनोटाइप बताए थे, ए बी है तो इसके लिए आई ए आई बी होगा, आई ओ है तो आई ओ आई होगा। जब अलग अलग प्रकार के क्या है एलीले, तो कितने प्रकार के? दो प्रकार के युग्मक बन जाएंगे। समान प्रकार के तो एक प्रकार का। इससे इसको मिला है तो आई ए आई ओ, आई बी आई ओ। तो 50% चांस है जो बच्चा होगा उसका ए रक्त समूह, और 50% चांस है जो बच्चा हो उसका बी रक्त समूह। नॉन एलिलिक जीन क्रिया परिभाषा लिखा चुका हूं। जो जीन की क्रिया है वो अलग अलग, ये एक जीन, ये दूसरे गुणसूत्र पर दूसरा जीन, इन दोनों में आपस में क्या होगी? क्रिया होगी, और इनका प्रभाव किस पे पड़ेगा? एक लक्षण पे पड़ेगा। तो बताओ नॉन एलिलिक जीनों का प्रभाव एक लक्षण पर है कि नहीं? बोलो, है ना? परिभाषा लिखाने की जरूरत है क्या? सीधा लिखो एक नंबर डाल के कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सीधा एक नंबर डाल के लिखेंगे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री जीन। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक जीन। कौन सा जीन है बेटा? पूरक जीन। समझ में आ गया? सुनना, ओए 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 ओ आ, पढ़े बेटा? बाद में लिख लेना, सुन ले पहले। पूरक जीन जैसे नाम से पता लग रहा है कि दो जीन होंगे और दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, कि तू मेरा दोस्त और मैं तेरा यार। क्या कह रहा है एक जीन दूसरे से? कि तू मेरा दोस्त और मैं तेरा यार, तू मेरे साथ होगा तो ही पुष्प को रंगीन बनाएंगे अपन। एक जीन दूसरे जीन से क्या कह रहा है? वो भी नॉन एलिलिक जीन से कह रहा है। एक जीन की दो एलील है, कोई दूसरा नॉन एलिलिक जीन है उसकी दो एलील है। तो एक जीन दूसरे जीन से क्या कह रहा है? कि साथी वैसे तो तू अलग जीन है, पर नहीं, तू मेरा दोस्त है और मैं तेरा यार। तू मेरे साथ होगा तो इस पुष्प को रंगीन बनाएंगे। सो जा, मर जा यहीं। सीधे कमर सीधी सबकी, यूं पूरी यूं लहरा के दे रखा है पूरा। ए यार, इतनी बार बोला है कि बढ़िया काम किया करो, बढ़िया जगह एनर्जी लगाया करो, तो तुम्हारे ये हाल हो जाते। सीधे बैठो बेटा, रेड। वेरी गुड। तो बाद में याद आता कि बचपन की गलतियां क्या होती हैं। खाया कर अच्छे से बेटा, खाया पिया कर, ये कह रहा हूं मैं, बढ़िया चीजें खाया कर। तो बेटा सुनना मेरी बात, क्या कह रहा था मैं? बचपन की गलतियों से पहले क्या कह रहा था? कि भाई दो जीन है, नॉन एलिलिक जीन है, दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि भाई तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं। अगर हमें पुष्पों को रंगीन बनाना है तो दोनों जीनों को प्रभावी अवस्था में आना पड़ेगा। अगर दोनों में से गलती से एक भी अप्रभावी हो गया तो दूसरा भी काम करना बंद कर देगा। मुंह फाड़ ले तू, एक फुट का। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा लेथायरस ओडोरेटस। क्या है बेटा? लेथायरस ओडोरेटस। क्या है ये? है मीठी मटर है ये। क्या है बेटा? मीठी मटर में पुष्पों का रंग। लेथायरस ओडोरेटस में किसका रंग बेटा? पुष्पों का रंग। किसका एग्जाम्पल है? पूरक जीन का। इसके लिए जीन कितने होंगे? दो। दोनों अयुग्म वैकल्पिक जीन होंगे कि नहीं होंगे? नॉन एलिलिक जीन होंगे कि नहीं होंगे? मान लो जीन है ए और बी, तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। पुष्प कैसे होंगे? रंगीन या रंगहीन? दोनों प्रभावी आ गए कि नहीं आ गए?
अगर दोनों में से एक भी है प्रभावी आ गया तो यहाँ पर लक्षण प्रकट। अब बताओ, ये लिख दिया मैंने, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ई। अब बताओ रंगीन या रंगहीन? रंगीन गधे, अभी भी तो ये प्रभावी है ही। मैंने बोला प्रभावी होने चाहिए, ये भी तो प्रभावी है। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। अब बताओ गधे, अभी तो ये प्रभावी है ही। ऊपर भी प्रभावी, ये भी प्रभावी, प्रभावी प्रभावी अवस्था में तो चल रहे हैं। अब बता रंगीन होगा कि नहीं होगा? भाई अभी भी क्या होगा? रंगीन। रंगीन या रंगहीन? बोलो। रंगीन होगा ना, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये क्या है, प्रभावी है, प्रभावी प्रभावी है, अप्रभावी है। तो अप्रभावी हो गया तो फिर रंगीन कैसे हो जाएगा? मैंने तो एक चीज बोली कि रंगीन बनाने के लिए दोनों को प्रभावी होना पड़ेगा। अगर गलती से तुम सुनते ही नहीं हो मेरी बात, 3 बार बोल दी मैंने, गलती से दोनों जीन में से एक भी है प्रभावी हो गया तो लक्षण प्रकट होगा ही नहीं, फिर कहां से रंगीन हो जाएगा? रंगीन होगा? क्या होगा बेटा? बिल्कुल ही दिमाग एब्सेंट कर रखा है क्या तुम लोगों ने? इतना गलत तो किसी ने नहीं बताया आज तक ये चीज किसी भी बैच में। सीधा से मैं जब बोलता आ रहा हूं भाई एक भी है प्रभावी होते ही, एक भी है प्रभावी होते ही लक्षण प्रकट नहीं होगा, तो यहाँ प्रभावी प्रभावी रंगीन रंगीन आ रहा है तो रंगहीन नहीं हो जाएगा क्या? अप्रभावी आ गया ना ये है, फिर इतनी क्या कंफ्यूजन है? तो पूरा आप निकाल के देखोगे तो बेटा आपको अनुपात मिलेगा यहाँ पर 9:, ये पूरक जीन का फिनोटाइप है, याद रखना। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, मैं 2 की तो परिभाषा बताऊंगा आपको, पूरक जीन की और एपिस्टेसिस की। बाकी जो 3 है कौन कौन से, सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन और इनिबिटरी जीन, वहां मैं आपको परिभाषा भी नहीं बताऊंगा, सीधा क्या याद कराऊंगा, अनुपात। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, तो पूरक जीन का फिनोटाइप आपसे पूछ ले तो बता दोगे? पूरक जीन का फिनोटाइप क्या होता है? 9:7। अरे है ना, बोलो। पूरक जीन का फिनोटाइप होगा 9:7, लिख दो। लिख क्या दो, सुनो मैं लिखा रहा हूं, लुको लुको लुको। लिखेंगे बेटा, पूरक जीन हेडिंग डाल ली। किसी एक लक्षण के लिए, किसी एक लक्षण के लिए किसके लिए, किसी एक लक्षण के लिए दो जोड़ी, किसी एक लक्षण के लिए दो जोड़ी अयुग्म विकल्पी एलील, किसी एक लक्षण के लिए दो जोड़ी अयुग्म विकल्पी एलील, किसी एक लक्षण के लिए दो जोड़ी अयुग्म विकल्पी, एक मिनट, नहीं नहीं, अयुग्म विकल्पी जोड़ी हटाओ, दो अयुग्म विकल्पी जीन, जोड़ी हटाओ, दो अयुग्म विकल्पी जीन, नॉन एलिलिक जीन की बात हो रही है ना, दो अयुग्म विकल्पी जीन जिसमें लक्षण को प्रकट होने के लिए, जिसमें लक्षण को प्रकट होने के लिए जिसमें लक्षण को प्रकट होने के लिए दोनों प्रकार की जीन का, जिसमें लक्षण को प्रकट होने के लिए दोनों प्रकार की जीन का प्रभावी अवस्था में उपस्थित होना आवश्यक है, दोनों प्रकार की जीन का प्रभावी अवस्था में उपस्थित होना आवश्यक है, दोनों प्रकार की जीन का प्रभावी अवस्था में उपस्थित होना आवश्यक है, दोनों प्रकार की जीन का प्रभावी अवस्था में उपस्थित होना क्या है बेटा, आवश्यक है। ये लिख दो बोर्ड पे जो भी है, एग्जाम्पल, अनुपात, सब कुछ है।
लिख लिया? बोलो बेटा। चलें क्या आगे? चलें बेटा। अब देखो बेटा, दूसरा, एक नंबर हो गया। 2 नंबर पे क्या आएगा? एपिस्टेसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रबलता। क्या बोलते हैं? प्रबलता। यह इसका दूसरा नाम होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। क्या होता है इसका दूसरा नाम? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। प्रभावी प्रबलता। हाँ, डो क्या कह रहा है बेटा? हाँ, जीनोटाइप नहीं बेटा, उसमें जीनोटाइप याद कुछ नहीं करना। इनमें पांचों में आपको जीनोटाइप कोई नहीं पूछने वाला ना, याद करना। जीनोटाइप तो वही होगा 12 24 12 12 1। जीनोटाइप थोड़ी बदलेगा भाई, 2 जीन है कि नहीं? 2 जीन के लिए जीनोटाइप क्या होगा? 12 24 12 12। यहाँ कोई जीनोटाइप नहीं पूछने वाला, जो चीज बदलती है वो पूछते हैं। बदलेगा क्या? फिनोटाइप। क्या बदलेगा? प्रभावी प्रबलता। सुनो, सुनो बेटा, इधर ध्यान दो। देखो, प्रबलता नाम से पता चल रहा है कोई चीज प्रबलता दिखा रही है अपनी। मेंडल ने दिखाई थी प्रभाविता। मेंडल क्या बात कर रहा था? ये एक जीन की 2 एलील, एक एलील दूसरे जीन के एलील के ऊपर प्रभावी है कि नहीं, और इसको क्या बोला था? प्रभाविता। क्या बोला था इसको? एक जीन की 2 एलील, 2 एलील में से एक एलील दूसरे पर क्या है? प्रभावी, और इसको क्या बोला था बेटा? प्रभाविता। प्रबलता में क्या होगा? देखो, ये एक जीन की 2 एलील, ये मान लो दूसरे जीन की 2 एलील। बोलो है कि नहीं? अभी गिर जाता। कौन सा गाली दे रहा है मुझे? ये एक जीन की 2 एलील और ये दूसरे जीन की 2 एलील। बोलो है कि नहीं? ये जीन दूसरे जीन को दबा रहा है। वहां तो एक एलील दूसरे एलील को दबा रही थी, यहाँ एक जीन दूसरे जीन को दबा रहा है, और इससे कह रहा है कि जब तक मैं हूं तेरा प्रभाव प्रकट नहीं होगा, तू मेरे साथ आएगा तुझे पेल दिया जाएगा। कौन कह रहा है? ये वाला जीन इस वाले जीन। तो ये दबा रहा है कि नहीं दबा रहा? ये प्रबल जीन है, इसको बोलेंगे अपन एपिस्टेटिक जीन। जो प्रभाव को दबा रहा है उसे क्या बोलते हैं? एपिस्टेटिक जीन। और ये है हाइपोस्टेटिक जीन। इंग्लिश में लिख देता हूं, क्या है ये? दब रहा है कि नहीं दब रहा? तो इसको क्या बोल देंगे? हाइपोस्टेटिक जीन। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा एक क्वेश्चन आ रखा है आपके, शायद 16 में आया है, समझ रहे हो? कि जब नॉन एलिलिक जीन किसी दूसरे जीन के प्रभाव को दबाए तो उसे कहते हैं, जहां नॉन एलिलिक लिखा आ जाए ना, तो आप मेंडल से बाहर आ जाना। पूर्ण प्रभावता, सह प्रभाविता, इनके बारे में तो मेंडल बता के ही नहीं गया। मेंडल तो एक जीन की 2 एलीलों की बात करता था, उसकी अपवाद भी पढ़ लिया हमने एलिलिक जीन क्रियाओं में। नॉन एलिलिक जीन क्रियाओं से तो मेंडल का लेना देना तक नहीं है। मेंडल जानता ही नहीं था नॉन एलिलिक जीन क्रिया भी कुछ होती है। बहुत पुरानी बात है मेंडल की, तो ये तो नई चीजें, तभी तो हम अपवादों में पढ़ रहे हैं। तो पहले वाला एलिलिक जीन क्रिया तो प्योर अपवाद थे मेंडल के, और ये क्या है? ये मेंडल ने जो बताई ही नहीं वो चीजें। क्लियर है बेटा? तो प्रबलता आंसर जाएगा। जहां नॉन एलिलिक जीन क्रिया और दबाने की बात हो रही है, जब एक जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन को दबाता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रबलता बोलते हैं। ये परिभाषा आ रखी है आपकी बेटा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? पूजा नेहरा कह रही है तेरे से कोरोना का असर है, इसलिए कमजोरी है। देख, लड़की अभी तुझे ज्ञान दे रही है, सुधर जा। बोलो बेटा, है कि नहीं? देखो, जीन जब कोई जीन जब कोई जीन किसी दूसरे अयुग्म विकल्पी जीन के प्रभाव को जब कोई जीन दूसरे अयुग्म विकल्पी जीन के प्रभाव को जब कोई
जीन दूसरे अयुग्म विकल्पी जीन के प्रभाव को दूसरे अयुग्म विकल्पी जीन के प्रभाव को दबाती है। रितु यादव है क्या सर मेरी फ्रेंड? कौन है रितु यादव? कौन सी जोरी? कौन सी है? ये है रितु यादव? हाँ है, की कर रही है बेटा। पूजा नेहरा की दोस्त रितु यादव की कर रही है। देख लेना छोरा, इसकी दोस्त ज्ञान दे रही है तुझे। इस बोली सर कोरोना की वजह से कमजोर है वो छोरा। क्या नाम है तेरा बेटा? विनीत। विनीत बेटा कमजोरी दूर कर। तो बेटा क्या लिखा? जब कोई जीन किसी दूसरे अयुग्म विकल्पी जीन के प्रभाव को दबाती है तो इस घटना को एपिस्टेसिस कहते हैं। तो इस घटना को एपिस्टेसिस कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? तो इस घटना को एपिस्टेसिस कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? बोलो। चलो अगला पॉइंट। जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबाता है। सर मेरा दोस्त मुकेश मीणा है क्या यहाँ? कौन है मुकेश मीणा? नहीं है भाई, डूब गया वो बाढ़ में। जयपुर की बाढ़ में डूब गया। अब मत पूछना कौन है कि नहीं, मैं लपड़ मार दूंगा तो मैं यहीं से घर बैठे बैठे जा पड़ाएगा तुम्हारे। ये काम के लिए बैठा हूं मैं। हाँ बेटा बता रहा हूँ, तेरी दोस्त थी वो जो पूछ रही थी। जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोक देता है उसे, या दबा देता है उसे, जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है उसे एपिस्टेटिक जीन, सामने लिखा हुआ है। जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है उसे एपिस्टेटिक जीन। जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है उसे एपिस्टेटिक जीन। तथा तथा जिस जीन की अभिव्यक्ति रोक दी जाती है तथा जिस जीन की अभिव्यक्ति रोक दी जाती है उसे हाइपोस्टेटिक जीन। तथा जिस जीन की अभिव्यक्ति रोक दी जाती है उसे हाइपोस्टेटिक जीन कहते हैं। तो जिस जीन की अभिव्यक्ति रोक दी जाती है उसे हाइपोस्टेटिक जीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाइपोस्टेटिक। एक बार और क्या बता दो बेटा, तुम सुनते नहीं हो, लेट आते हो। क्या है इसमें बताने का? ये एक जीन है, दूसरा जीन है नॉन एलिलिक जीन। इसने इसके प्रभाव को प्रकट नहीं होने दिया, तो ये तो प्रबल जीन हो गया, ये दुर्बल जीन हो गया। प्रबल जीन को एपिस्टेटिक जीन बोल दिया, दुर्बल जीन को हाइपोस्टेटिक जीन बोल दिया। बोलो। ये मेंडल की क्या थी प्रभाविता? उसमें एक जीन के अंदर एक एलील दूसरे एलील को दबा रहा है कि नहीं दबा रहा? वो एलील के बीच की थी और ये जीन के बीच की। लिख दो अंतर। ये तो है प्रबलता। ये क्रिया क्या है बेटा? प्रबलता। और वो क्या है? प्रभावित। लिख दोगे ना? लिख लिया क्या? बोलो।
अब सुनो भाई, चले अब इसका एग्जाम्पल तो पढ़ ले। इसका एग्जाम्पल है बेटा कुत्ते में बालों का रंग। सुनो एक बार, कुत्ते में किसका रंग? बालों का रंग। और इसका फिनोटाइप, फिनोटाइप तो सबका याद रखना है। पूरक जीन का फिनोटाइप क्या था? और इसका होता है 12:3:1। 9 और 7 कितने? 16। ये भी कितने? 16। भाई दो जीन की बात हो रही है ना, तो कितना आएगा योग? तो 16 ही आना है। जीन दो है, भले ही अयुग्मविकल्पी जीन है, लक्षण एक ही है। यहाँ पर जीन तो दो आ रहे हैं, लक्षण तो एक ही आ रहा है ना, कुत्ते में बालों का रंग। कैसे मुस्कुरा रहा है तू? क्या देखा, क्या सोचा बेटा? क्या है, क्या आ जाएगा इसमें? 12:3:1। कुत्ते में बालों का, ये क्या है? सफेदा। ये क्या है बेटा? कालू। और ये भूरा। ठीक है, अनुपात याद रखना, ये पूछता है 12:3:1। लिख दो। चलें क्या? तो ये क्या हो गया बेटा आपका? एपिस्टेसिस। इनकी परिभाषा आप दोनों की याद रखना, पूरक पूरक जीन की और एपिस्टेसिस की। अब किसी की परिभाषा आपको याद नहीं रखनी, केवल क्या याद रखना है? अनुपात। 3 नंबर पे क्या आएगा बेटा? अब सप्लीमेंट्री कौन सा जीन? सप्लीमेंट्री जीन, या फिर रेसेसिव एपिस्टेसिस। देखो डोमिनेंट एपिस्टेसिस किसे कहा था? खुद एपिस्टेसिस को ही। एपिस्टेसिस का दूसरा नाम डोमिनेंट एपिस्टेसिस लिखा था ना, इसको बोलते हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस। रेसेसिव एपिस्टेसिस मतलब क्या है बेटा? प्रभावी या अप्रभावी? अप्रभावी प्रबलता। कौन सी प्रबलता? हो बोलो हा हा हा। वेरी गुड। इसका एग्जाम्पल है बेटा चूहे में त्वचा का रंग। और इसमें जो फिनोटाइप है क्या है? इसमें फिनोटाइप आता है बेटा 9:3:4। देखो सुनो, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का क्या था? 12:3:1। रेसेसिव एपिस्टेसिस का क्या है? 9:3:4। तो जो डोमिनेंट होगी वो ज्यादा से शुरू होगी कि नहीं होगी? तो 12 वाला अनुपात किसका है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। याद करने का तरीका है 9:3:4। ये रंग है बेटा, एगोटी ब्लैक चूहे के रंग है, और एल्बिनो। लिख लिया? बोलो। अब है देखो अगला 4 नंबर पे डुप्लीकेट जीन एक्शन। कौन सा? डुप्लीकेट जीन एक्शन। बेटा 16 लोगों को देखा तो उनमें से 15 तुम्हें डुप्लीकेट ही मिलेंगे। आज के ऐसा जमाना आ गया, 16 ही तो देख रहे हो, 16 में से 15 लोग क्या मिलेंगे? डुप्लीकेट। एक क्या मिलेगा जाके तुम्हें?
ओरिजिनल, वो भी मुश्किल है कि नहीं, पर मिल गया हमें। तो अनुपात क्या आया, फिनोटाइप क्या है बेटा, 15:1। फिर है बेटा सीधा अनुपात याद रखना है इसमें। फिर है बेटा कौन सा, इनिबिटरी संदमक जीन प्रभाव, इनिबिटरी जीन एक्शन। इनिबिटरी जीन एक्शन में 13 को 3 ने दबा दिया, 13:3। 13 को कितने ने दबा दिया, 3 ने दबा दिया। क्या है अनुपात, 13:3। अरे आया ना, बोलो ना, हा 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 हा, हो, ले 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 ले, ला 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 ला। वेरी गुड, बस बेटा बस। देख ले, मैं कह रहा हूं कमजोरी हद से पार जा रही है, तेरे पेन छूट रहे हैं हाथ में से, हवा लग गई पेन को, पैर से उठा रहा है तू इसको, सम्मान नाम की चीज नहीं है। नहीं होता है ना ये, अपने तो चीजें सही बताई गई हैं कि भाई किसी को अगर पंक्चर लगाने से भी पैसा मिल रहा है, उसकी रोजी रोटी चल रही है, तो पंक्चर का सामान उसका क्या है, सम्मान नहीं है। तो आपकी रोजी रोटी है, पेन से ही चलेंगी और कॉपी किताब से, इसलिए देवी देवता बना दिए गए हैं अपने, सब सब चीज। लिख लिया, बोलो, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पर आपकी क्या खत्म होती है, एलिलिक जीन क्रिया और नॉन एलिलिक जीन क्रिया। छोरी अब सुनना, क्या लिख के समझा रही है उसको हाथ पे, मैं हाथ पे पूरी मेहंदी लगा रखी है, जन क्या समझा रही है उसको, टाइम टेबल बता रही है कि इस टाइम टेबल से काम करना चाहिए, ऐसे बता रही है क्या, क्या टाइम टेबल पढ़ाई का है कि पढ़े कहीं है तेरे कहने से। क्या बताया, देखा ना, 9 से 11, देखा, 9:5। अरे अनुपात याद कर दिए सॉरी ने यार, ऐसे पढ़ाई होनी चाहिए, पर उसको बता बता के मत करे, खुद कर अकेले। हाथ पे अनुपात लिख दिए। हाँ चलो अब तुमको कराऊं, बताओ कॉम्प्लीमेंट्री जीन का क्या आया था, देख लो किसी को याद ही नहीं, ये हालत है तुम्हारी, ली चढ़ो। 9:7। एपिस्टेसिस का 12:3:1। सप्लीमेंट्री जीन का 9:3:4। डुप्लीकेट जीन का, और बेटा बच्चा कौन सा, इनिबिटरी जीन का। ठीक है बेटा, क्लियर है। सुनो अब इधर आएंगे बेटा, अब अपने को दो चीजें पढ़नी है, पेन नीचे रखो, इधर ध्यान दो। एक तो है बेटा प्लियोट्रोपिक जीन, कौन सा जीन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बहुप्रभावी जीन। कौन सा जीन है, इसी का, ये तो जीन है, और इस क्रिया को क्या बोल देते हैं बेटा अपन, प्लियोट्रोपिज्म। क्या बोल देते हैं, प्लियोट्रोपिज्म या फिर बहु प्रभाविता। क्या बोल देते हैं, प्लियोट्रोपिज्म या फिर बहु प्रभाविता। क्लियर है। एक पढ़ेंगे बेटा अपन बहुजीनी वंशागति। क्या पढ़ेंगे, बहुजीनी वंशागति, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशागति। क्लियर है, इधर ध्यान देना, दोनों लगभग उल्टे। इसमें क्या है, बहुप्रभावी जीन, इसमें जीन एक होगा इसमें, लेकिन उसके प्रभाव या फिर जो लक्षण है वो क्या होंगे, एक से ज्यादा। लक्षण नंबर 1, लक्षण नंबर 2, लक्षण नंबर 3, लक्षण नंबर, नाम से समझ में आ रहा है, बहुप्रभावी जीन मतलब जिसके, भाई सामान्यतः अपन देखते हैं कि एक जीन का एक लक्षण, एक जीन का एक प्रभाव, लेकिन यहाँ पर एक जीन है और लक्षण क्या है, एक से ज्यादा। बहुजीनी वंशागति में क्या है, जीन एक से ज्यादा है, जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3।
और इन सब का प्रभाव केवल कितने लक्षण पर है? एक लक्षण पे। उल्टा है कि नहीं मामला? यहां तो एक जीन है, लक्षण एक से ज्यादा है, या जीन ज्यादा है और लक्षण एक। बोलो। अब ये दोनों अपने को पढ़ने, पहले डायग्राम बनाओ ऐसे कैसे लिख के और फिर हेडिंग डालो प्लियोट्रॉपिक जीन। लिख लिया क्या? बोलो ना। हेडिंग डालो प्लियोट्रॉपिक जीन या बहुप्रभावी जीन। हेडिंग डालो बेटा प्लियोट्रॉपिक जीन या फिर बहुप्रभावी जीन। डाल ली हेडिंग? लिखो इसमें ऐसे जीन प्लियोट्रॉपिक जीन, या फिर हेडिंग डालो बेटा प्लियोट्रॉपिज्म बहुप्रभाविता। राइटिंग तो बढ़िया है तेरी। प्लियोट्रॉपिक जीन लिख दिया? हेडिंग डाल ली? लिखो ऐसे जीन जिनके एक से अधिक प्रभाव होते हैं। ऐसे जीन जिनके एक से अधिक प्रभाव होते हैं। ऐसे जीन जिनके एक से अधिक प्रभाव होते हैं बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। ऐसे जीन जिनके एक से अधिक प्रभाव होते हैं बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। लिख लिया? ऐसे जीन जिनके एक से अधिक प्रभाव होते हैं क्या कहलाते हैं? बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलो बेटा अब एग्जाम्पल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल की बात करेंगे। पहला एग्जाम्पल है बेटा सिकल सेल एनीमिया। देखो सिकल सेल एनीमिया और कहा एग्जाम्पल बताया था मैंने? दो जगह बताया है, एक तो ट्रांसवर्जन और एक सह प्रभाविता। ट्रांसवर्जन और सह प्रभाविता तीसरी बार आया है कहां? बहुप्रभावी जीन में। ठीक है ना? देखो सुनना बेटा, इसके कई सारे प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव तो है कि आरबीसी कैसी हो जाएगी?
जीन तो एक ही है, बीमारी करने वाला जीन तो क्या है बेटा, एक ही है, लेकिन इसके प्रभाव क्या है, एक से ज्यादा है। एक तो हो गया आरबीसी कैसी हो जाएगी, हाशिया का। दूसरा इसमें यकृत का विकृतीकरण हो जाता है। किसका? और तीसरा इसमें बेटा फिर स्प्लीन का भी क्या हो जाता है, विकृतीकरण। एक प्रभाव और है, इसका जो वाहक है ना बेटा, किसका वाहक, वो खुद रोगी तो नहीं है, जिंदा है, लेकिन इसका जो वाहक है वो मलेरिया के लिए, हाथ हटा ले, वो मलेरिया के लिए प्रतिरोधी हो जाता है। कौन से रोग के लिए, मलेरिया के लिए। देखो अफ्रीकन कंट्रीज में जाओगे तो वो जंगल में रहते हैं, आज भी जंगल में रहते हैं ना, जंगल में रहते हैं तो मच्छर ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे, मच्छर ज्यादा होंगे तो डेंगू मलेरिया ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फैलाता कौन है बेटा मलेरिया और डेंगू को, मलेरिया होता तो प्लाज्मोडियम के कारण है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, लेकिन फैलाता कौन है, प्लाज्मोडियम मच्छर की लार में पाया जाता है, मादा एनोफ्लिस में। और नर मच्छर तो बेचारा काटता ही नहीं, काटने का काम किसका है, मादा ही काटती है भाई नर मच्छर बेचारा किसी को नहीं काटता, नर मच्छर अपना पादपों पे रहता है, पेड़ खाता है, पेड़ की पत्ती खाता है, मजे करता है। काटती कौन है, खून कौन चूसती है बेटा, कौन चूसती है, ठीक है, तो मादा मच्छर हमारा खून चूसती है। जो भी तुम्हें काट रही है ना, नर बेचारा क्या मतलब है यार, अपने क्यों किसी को परेशान करना है, मादा मच्छर काटती है, ध्यान रखना, ठीक है। और उससे वो भोजन नहीं ले रही, बच्चे पालने के लिए, उस खून से हीट की वजह से बच्चों को अंडे सेने के लिए काम में लेती है ये, है ना। तो वो तो काटने आई है अपना खून लेने के लिए, और साथ में क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम दे गई, क्या दे गई, प्लाज्मोडियम दे गई। तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, और प्लाज्मोडियम जाता है इंसान की आरबीसी में, प्लाज्मोडियम जिसके कारण मलेरिया हो रहा है वो सीधा किसकी आरबीसी में जाएगा, इंसान की में, इंसान की आरबीसी को फोड़ देगा, और आरबीसी से निकलेगा हीमोलाइसिन नाम का जहर। क्या निकलेगा आरबीसी से, और हीमोलाइसिन की वजह से फिर कपकपी के साथ में क्या आता है, बुखार आता है। मलेरिया का पहला लक्षण ये, कपकपी के साथ में सर्दी वाला, जोरदार सर्दी वाला बुखार आएगा, ठीक है बेटा, और मलेरिया से मौत तक हो जाती है, इलाज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी। वैसे इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कुनैन है, नाम सुना है, सिनकोना तने की छाल से प्राप्त होती है कुनैन, सुन के ना एक पादप है सिनकोना, उस तने की छाल से क्या प्राप्त होती है, कुनैन। तो भाई वो नहीं देंगे तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे, बोलो। तो अफ्रीकन कंट्रीज में इसका जो वाहक है आरबीसी के अंदर जा रहा है, इसकी आरबीसी कैसी है, आदि हाशियाकार। तो ऐसा देखा गया है कि ये जो वाहक होता है वो मलेरिया के लिए क्या हो जाता है, प्रतिरोधी हो जाता है, उसके अंदर मलेरिया होता ही नहीं। तो वरदान साबित हो गया कि नहीं हो गया उसके लिए। तो लिख देंगे कि इसका जो वाहक है, किसका वाहक है, सिकल सेल एनीमिया का वाहक, किसके लिए बेटा, मलेरिया के लिए क्या होता है, मलेरिया के लिए प्रतिरोधी होता, अरे होता है कि नहीं होता। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। फिर दो वेटनरी के एग्जाम्पल हैं, डबल मसलिंग, डबल मसलिंग जीन इन कैटल। कौन सा एग्जाम्पल है बेटा, डबल मसलिंग जीन इन कैटल। डबल मतलब दोहरी, मसलिंग मतलब मसल डबल हो जाए, बॉडी बिल्डर बन जाएगी गाय, बिना जिम किए, बिना जिम किए इसकी मसल डबल हो जाती है, बॉडी बिल्डर बन जाती है गाय, लेकिन इसकी वजह से इसके फेफड़े, इसके आंतरिक अंग क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। तो और भी प्रभाव देखने को मिले कि नहीं मिले। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा एग्जाम्पल याद कर लेना आप तो, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल आता है बेटा हेलोथेन जीन इन पिग। क्या एग्जाम्पल है बेटा, हेलोथेन जीन इन पिग। पिग मतलब सुअर, सुअर के अंदर जो हेलोथेन जीन होता है बेटा, ये इसको ओवर सेंसिटिव बना देता है। ओवर सेंसिटिव समझ रहे हो ना, मतलब इस गैस की वजह से संवेदनशील होता है सुअर, लेकिन इसके कारण और भी इसके प्रभाव देखे जाते हैं बॉडी में, वही लिवर स्प्लीन वगैरह क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। बाहर में जाने दो, इतना याद रखो, डबल मसलिंग जीन इन कैटल एंड हेलोथेन जीन इन पिग। ये किसके एग्जाम्पल है, बोलो किसके एग्जाम्पल है, बहु प्रभावी जीन के। तीन एग्जाम्पल हो गए, पहला कौन सा है, अरे बोलो मर गए क्या, दूसरा, तीसरा,
लिख दो। छुट्टी का तो पता ही है तुम्हें। हेमू कह रहा कि मैं भी बताऊंगा अपने मुंह से। मैं ही बता दूं एक बार। तो भाई कल से शकल मत दिखाना 20 तारीख तक। और मुझे कोई जयपुर में नजर नहीं आना चाहिए पहली चीज तो। जयपुर का कौन कौन है यहीं का? कहाँ का है बेटा? है प्रताप नगर में घर है? जगतपुरा वाले में? महल रोड वाले में? दो प्रताप नगर है क्या जयपुर में? एक प्रताप नगर तो वहां है महल रोड पे जो यहाँ और है। और तो मैं तो बोले जूता दे देख मारूंगा अभी। और कौन है जयपुर का? हाँ तो बेटा घर जाओ, तुम्हारे सब है ना। अभी छुट्टी नहीं कर रहा, अभी पढ़ाऊंगा। तो घर जाके मजे ही मजे करने। ठीक है, पहले ही कह दिया पढ़ाई करनी नहीं है घर जाके। तुम सोचो किताब लेके जाए, कुछ मत लेके जाना, कपड़े लेके जाना धुलवा के लाना। ठीक है, क्या लेके जाना बेटा? फालतू किताब से क्यों जगह घेरनी है जब पढ़ना ही नहीं है ना। एंजॉयमेंट के लिए याद आए पढ़ाई की तो यूट्यूब वाली क्लास देख लेना मेरी, ऐसे मजे ही मजे। ठीक है, अरे बोलो। तो घर जाके पढ़ना नहीं है। 6 दिन की छुट्टी है तुम्हारी, 15 से लेके 20 तक। 5 हुए 6 हुए? 6 हुए बेटा, है ना। तो आज ही निकल जाना, शकल दिखनी नहीं चाहिए तुम्हारी 20 तारीख तक। 21 तारीख को जब आओ, 20 की शाम को जब निकलो तो पहले क्लियर कर दिया कि वापस सिलेक्शन लेके घर जाना है, फिर घर जाना ही नहीं है। हेमू भैया देख लो बेचारा 4-4 महीने में घर जाता है। मतलब अरे मजाक की बात नहीं है। सारा लोड लाइव क्लास देना, सबको चढ़ाना, सारा ये अरेंजमेंट करना, तुम्हारे 50 चीजें दिक्कत, सारा मैनेजमेंट ही संभालता है बेचारा। तो इसको छुट्टी नहीं मिलती है तुम्हारे चक्कर में। ये चला जाएगा तो फिर कौन करेगा ये सारे काम, है ना। हाँ तो फिर तुम भी इसीलिए ऐसे ही सोच के आना बेटा कि अगले 6 महीने तो जाना ही नहीं, दिवाली दिवाली सब नहीं मनाएंगे। बोलो। बहुत बढ़िया बेटा, और एक काम और करना है। कौन से कॉलेज है तुम्हारे, बताइए तुम्हें कॉलेज भूल गए? ग्रुप बने हुए, साथी संगी है। प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है कम से कम 2 बच्चे तुम लाओगे हमारे नए बैच में। सबसे नया बैच है 25 से 25 के आसपास, जो भी हमारा अब नया बैच चालू होगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। उसके अंदर कितने एडमिशन लाने प्रत्येक बच्चे को? 2 एडमिशन, कोई बड़ी बात नहीं है। हैं हमारे, मेरा क्या फायदा बेटा? जो जूते तेरे में पड़ने वाले हैं 20 तारीख को, वो जूते नहीं पड़ेंगे, है ना। जो जो छिलने वाला है वो नहीं छिलेगा, बस यही फायदा लीचड़।
तेरे पढ़ा रहे हैं हम तेरे जैसे नीच बच्चे को, ये तेरा फायदा नहीं है। नहीं थप्पड़ देगा, अभी जूते देख तुझे टांग दूं मैं उल्टा तो नुकसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस यही फायदा है बेटा। नहीं ऐसे बच्चों से ज्यादा रहता है सिस्टम, ये ले आते हैं, ये बेवकूफ बनाने में माहिर रहते हैं। तो है ना बेटा, आप देखो शिवालय परिवार के सदस्य हो, है ना, आपका फायदा इतना ही है कि हम तुम्हें बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं और देते रहेंगे, आपको आगे कोई समस्या नहीं आने देंगे। आप एडमिशन कराते हो तो आगे आप देखो टेस्ट तो आपका है ही, बाकी आपके जैसे कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम रहती है ना कि भाई आगे साहब हमें जेनेटिक्स दोबारा पढ़नी है, फिजियो दोबारा पढ़नी है, फार्मा, अब पूरा सिलेबस तो दोबारा पढ़ने के लिए कौन ही बिठाएगा कि साहब हमें तो पूरा बैच ही दोबारा पढ़ना है, ऐसे नहीं होगा, है ना। लेकिन आगे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपको पर्टिकुलर 1 2 3 4 सब्जेक्ट तक दिक्कत है, तो आप वापस हमारे किसी भी बैच में आके बैठ सकते हो। हर टेस्ट आपके लिए मुफ्त रहेगा, है ना, सुविधाएं आपके लिए दी जाएंगी। आप शिवालय परिवार का सदस्य हो तो पेपर तक आपको कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब पूरी तो दिक्कत कैसी हो सकती है पूरा सिलेबस पढ़ने की, तो पर 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट दिक्कत है तो वो हम आपको मुफ्त पढ़ाएंगे। क्योंकि तो देखो मैंने ऐसा नहीं कि तुम बच्चे नहीं लाओगे तब भी आपके लिए सुविधा है, लाओगे तब भी आपके लिए सुविधा है। बच्चों का ये कर्तव्य बनता है कि भाई आगे जो भी है वो एक दूसरे की क्या करेंगे, अपन मदद करेंगे। अरे बोलो। तो ये जिम्मेदारी के साथ में काम आपको करना है। इसी बात पे लिखेंगे बेटा, बहुजीनी वंशागति। ऑनलाइन वाले भी सेम चीज है बेटा तुम्हारे लिए, तुम भी ध्यान रखना, कोर्स बिकवाना हमारे। कोर्स बिकवाने के लिए सीधा संपर्क करें 80 78 61 82 17। मेरा ही नंबर है ये। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशागति। मारा बोलना पर तो कोई एडमिशन न लाना आया तो कोचिंग में कैसे आएगा सर? कॉलेज कोचिंग में एडमिशन लेता सर हमारे बोलने पर। बेटा तेरे बोलने पे कुछ तो होता होगा। ये तेरी दोस्त है पूजा नेहरा, देख ले चोरी, इसको बोलना तो लखन नहीं तेरे में, तो पढ़ती लिखती नहीं, तेरी बात क्यों नहीं मानते? पढ़ने वाले बच्चों की मानते हैं सब बच्चे बात, आपको ऐसे नहीं, आप तो बोलो बच्चों को, है ना, बस आपका कर्तव्य है कि बोलने का कि भाई इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई कोचिंग ही नहीं देगी हमने तो आज तक। बाकी बाकी आना ना आना जबरदस्ती खींच के तो ला नहीं सकते तुम। अरे बोलो। पॉलीजेनिक इंडेक्स लिखा बेटा? लिखो। जब जब एक लक्षण को एक से अधिक जीन जब एक लक्षण को एक से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जब एक लक्षण को एक से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। बेटा डूंगरपुर वालों, बांसवाड़ा वालों, तुम्हारे बच्चों को बोलो बहुत कम आते हैं जयपुर, ठीक है, तुम्हारी साइड के जो बच्चे हैं, वो उधर ही रह जाते हैं। कई बच्चे जोधपुर वोधपुर जाते हैं ज्यादा, कई डूंगरपुर में भी एक आध कोचिंग चला रहा है कोई कोई, उनको बोलो वहां कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट करने से मतलब, शिवालय में आओ, है ना। पढ़े तो फिर अच्छे तरीके से ही पढ़े ना। क्या लिखा बेटा? क्या कह रही है तू? हाँ नियंत्रित करते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? बहुजीनी वंशागति। अगला पॉइंट, इसे इसे मात्रात्मक वंशागति भी कहा जाता है। इसे मैं लिख रहा हूं देखो इधर, इसे मात्रात्मक वंशागति भी कहा जाता है। मात्रात्मक वंशागति भी कहा जाता है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इसे मात्रात्मक वंशागति भी कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इस वंशागति का
क्योंकि इस वंशागति का फिनोटाइप प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर करता है। क्योंकि इस वंशागति का फिनोटाइप प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर करता है। क्योंकि इस वंशागति का फिनोटाइप प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर करता है। लिख लिया बेटा? अब सुनो मेरी बात, क्या कह रहे हैं इसमें कि कोई भी लक्षण है, लाली बेटा, कोई भी लक्षण है वो किस पे निर्भर करेगा? जीनों की संख्या पर। अब देखना, मैं एग्जाम्पल बताता हूं। क्या बताता हूं बेटा? ठीक है, एग्जाम्पल है मनुष्य की त्वचा का रंग, और इसके लिए कितने जीन होते हैं बेटा? कितने जीन होते हैं? 3 जीन होते हैं। होते कि नहीं होते? किसके लिए? मनुष्य की त्वचा के रंग के लिए। अब किसी में सारे जो एलील हैं वो क्या हैं? एक जीन के 2 एलील होंगे कि नहीं होंगे? कैपिटल सी कैपिटल सी। सारे एलील क्या हो गए बेटा इसमें? प्रभावी है प्रभावी? हो गए कि नहीं हो गए? तो इसके अंदर गजब का मेलेनिन बनेगा। ऐसे मान लो कि एक प्रभावी एलील कुछ ना कुछ मेलेनिन बनाएगा। मान लो इसने त्वचा में 10 ग्राम मेलेनिन, मेलेनिन क्या है? त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक, जिसके कारण हमारी त्वचा का रंग गहरा या डार्क होता है। जिसमें जितना ज्यादा मेलेनिन होगा उसका उतना ही डार्क कलर होगा, उतना ही काला होगा। जिसमें जितना कम मेलेनिन होगा वो उतना ही गोरा होगा। ठीक है? तो जिसमें मतलब जो कोई गोरा है उसको बढ़िया मत मानो, उसमें मेलेनिन की कमी है। ठीक है? और मेलेनिन की बहुत ज्यादा कमी होना भी दिक्कत वाली बात है और बहुत ज्यादा होना भी दिक्कत वाली बात है। अपन सबसे सेफ जोन में, ब्राउन मुंडे, ना अपन गोरे ना अपन काले। तो अपने आप को जो बहुत बड़ा गोरा समझते हैं या बहुत बड़ा काला समझते हैं, मत समझो बेटा। अपन सब क्या है? ब्राउन मुंडे। और ये ब्राउन मुंडिया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ना कोई गोरा ना कोई काला, वी ऑल आर ब्राउन ब्राउन, मुंडे एंड मुंडिया। तो बेटा सारी की सारी एलील क्या है? प्रभावी है कि नहीं? तो ये हो जाएंगे बसंत काले, जिनको बोलते हैं अपन निग्रो। क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज वाले होते ना, क्रिस गेल, पोलार्ड नहीं है वो, जो हंसे तो केवल दांत दिखे, अंधेरे में कुछ ना दिखे है ना, एक बार ही कर दे तो लाइट सी जल जाए। वो बेटा क्या है? बेटा निग्रो। समझ में? मजाक नहीं उड़ा रहा, सही कह रहा हूं अरे बोलो बेटा, है कि नहीं? निग्रो, या फिर इनको ब्लैक बोल सकते कि नहीं बोल सकते बेटा? फिर इसमें कई कैटेगरी बनेंगी। इसमें 6 के 6 एलील प्रभावी है कि नहीं? अगली कैटेगरी बन जाएगी 5 एलील प्रभावी और 1 अप्रभावी। बनेगी नहीं बनेगी? अगली बन जाएगी 4 प्रभावी 2 अप्रभावी। अगली बन जाएगी 3 प्रभावी 3 अप्रभावी। तो मैं सीधा यही वाली कैटेगरी लिख रहा हूं, 3 प्रभावी और 3 अप्रभावी। बताओ, ए बी सी 3 प्रभावी हो गए, स्मॉल बी इसमें 3 अप्रभावी हो गए। बोलो, अरे हो गए कि नहीं हो गए? तो अब जो मेलेनिन बनाएंगे ये और ये बनाएंगे। यहां तो 6 के 6 मेलेनिन बना रहे थे, यहां तो 6 के 6 मेलेनिन बना रहे थे और यहाँ पे 3 बनाएंगे, 3 मेलेनिन नहीं बनाए। बोलो ना, समझ में आ गया? तो ये हम कौन है बेटा? ये ब्राउन मुंडे या मुंडी। क्लियर है बेटा? ये अपने इंडिया वाले है ना। फिर एक कैटेगरी आ जाएगी भाई 2 प्रभावी और 4 अप्रभावी। फिर आ जाएगी 1 प्रभावी और 5 अप्रभावी। मैं लिख रहा हूं अब सारे के सारे क्या? अप्रभावी। तो इनके अंदर तो मेलेनिन बनेगा ही नहीं, है ना। ये कौन? गोरे कहते थे ना अंग्रेजों को हम, व्हाइट, व्हाइट पीपल्स। अरे बोलो, है कि नहीं? इनमें मेलेनिन होता ही नहीं, होता है तो लीचड़
सीधा बैठ, कमर सीधी, इधर हाथ कर, यो। पीछे क्या देख रहा है, उनको क्या देख रहा है उनकी तरफ? दिल आ गया क्या तेरा उस पे? क्या देख रहा है? बहुत बढ़िया बेटा। रसियन भी कहाँ आएंगे बेटा, यही आएंगे। भावना है, मैं तेरी समझ रहा हूँ, यही मात खा जाता है आदमी। समझ रहा है ना बेटा? हाँ बहुत बढ़िया। तो ये कैटेगरी समझ में आएगी नहीं आई? तो अंग्रेजों को बहुत सही मत समझो तुम। अंग्रेजों में या तो मेलेनिन है ही नहीं, है तो नाम मात्र का है। समझ रहे हो ना मेरी बात? है ही नहीं। तो इनमें आप देखोगे तो अंग्रेजों में स्किन एलर्जी बहुत ज्यादा मिलती है। अपने ज्यादा दिक्कत नहीं है, धूप धूप में, धूप में निकालो 1 घंटे चकते पड़ जाएंगे, है ना, सनबर्न हो जाएगा। सनबर्न समझते हो ना, धूप में जल जाती है ना, तो सनबर्न बहुत जल्दी मिलेगा, एलर्जी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और पास से जाके देखना कभी इनकी स्किन को, तो काले 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 स्पॉट मिलते हैं पूरी स्किन पे। ये सब स्किन एलर्जी की वजह से है बेटा। तो अच्छी चीज नहीं है मेलेनिन की कमी होना। सनबर्न हो जाता है 2 मिनट में, इंडिया की कमी में तो जून में ले आना, जल जाए ये। तो सनस्क्रीन जो बनी है इनके लिए बनी है, अपने लिए तो फालतू में मजाक के ले सनस्क्रीन यार, कहीं जलते हैं क्या अपन? लौंडे तो जानते भी नहीं क्या होती सनस्क्रीन, लड़कियों की चीज है खैर ये। है ना, वो मेरी वाली बोलती रहती है कि सनस्क्रीन लगाया करो, मैं क्या कैसे लगाते हैं ये? कि सनस्क्रीन लगाया करो, धूप में ऐसे मत निकला करो, इनको यूं कर लिया करो बाजुओं को। मैं ऐसे करने लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं ऐसे थोड़ी होता है, हमने तो कभी किया ही नहीं ऐसा काम। मॉइस्चराइजर भी कल परसों लगाने लगे। पहले तो हमारे ऑयली स्किन है हमारी, ऐसे ही ऑयल सीक्रेट होता रहता है। नए मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, काला नहीं होना। मैं यार होने दो ना यार, अपने क्या दिक्कत है, बढ़िया लगते हैं काले भी अपन सुहावने। है कि नहीं? तो लड़कियों की चीज है बेटा सनस्क्रीन, बोलो है कि नहीं? लौंडे फालतू में कोई सनस्क्रीन लगाता मिल गया, जूते मारूंगा मैं कि आज तो क्या सनस्क्रीन लगा गया, लपड़ पड़ेगा सनस्क्रीन लगा गया। सनस्क्रीन बनी नहीं तेरे, लड़कियों की चीज है। मर जाना, वाइफ भी आ जाए तो मर जाना, पर सनस्क्रीन मत लगाना, इग्नोर। सुन लेना, गालियां सुन लेना वाइफ से, पर सनस्क्रीन ये बेटा नर जाति के खिलाफ है। संविधान में नहीं लिखी हुई नर जाति के सनस्क्रीन लगाएंगे क्या लौंडे यार? बोलो। एक बार चेहरा धुलना होता है, कोई मेकअप नहीं करना होता, अपने को करना होता है क्या? फालतू चीज है यार। लड़कियों के लिए बेटा मेकअप हो गया, सनस्क्रीन हो गया। चलो हाँ, मॉइस्चराइजर तो वो सर्दियों में थोड़ा बहुत लगा, गर्मियों में मॉइस्चराइजर कौन लगाता है? वो पसीने से ही, हमारा पसीना ही हमारा मॉइस्चराइजर है। बोलो है कि नहीं? नमकीन नमकीन मॉइस्चराइजर। बेटा ये अंग्रेज है कि नहीं? तो इनमें किसकी कमी है? मेलेनिन की कमी होती है। तो मनुष्य की त्वचा का रंग और मनुष्य की लंबाई, ये 2 एग्जाम्पल है। हाइट भी तो ऐसे ही होती है बेटा, अलग अलग हाइट है कि नहीं सबकी? तो वो भी जिसके अंदर जितने ज्यादा प्रभावी एलील होंगे उसकी लंबाई उतनी ज्यादा हो जाएगी, जिसमें प्रभावी एलील की संख्या कम होगी उसमें लंबाई उतनी कम हो जाएगी। लिखो ये एग्जाम्पल, जल्दी लिखो भाई। लिख लिया क्या बेटा? चले बेटा, बोलो। चलो भाई इधर आओ। अब देखो बेटा, एक तरफ तो है मात्रात्मक वंशागति, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं?
मात्रात्मक वंशागति बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? और एक तरफ होती है बेटा क्वालिटी, को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणात्मक वंशागति। कौन सी होती है? गुणात्मक वंशागति। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेटा क्वालिटेटिव, क्वालिटी, समझ रहे हो ना? ये कौन सी इनहेरिटेंस है बेटा? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है। अरे है कि नहीं? और ये है बेटा क्वांटिटेटिव। ये कौन सी है? क्वांटिटेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? लीचड़पंती मत करना है, मजाक के टाइम में मजाक सही लगता है। अभी पढ़ा रहा हूं ना बेटा, मैं पढ़ाने के बीच में मजाक नहीं, लपेट दूंगा, 2 मिनट लगेंगे। मात्रात्मक वंशागति और गुणात्मक वंशागति। नाम से पता चल रहा है यहां तो जीन की मात्रा डिपेंड कर रही है, मैटर कर रही है। जितने ज्यादा प्रभावी एलील होंगे लक्षण उतना ही ज्यादा प्रकट होगा। जीन की संख्या पर निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही? ये चाचा मेंडल वाली वंशागति है। संख्या से मतलब था क्या? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। गुण अलग हो रहे हैं जीन के, तो लक्षण अलग हो रहा है। स्मॉल टी वाला मोटा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लंबा, कैपिटल टी वाला लंबा। एलील तो 2 ही है। एलील क्या है उससे क्या हो रहा है बेटा? गुण चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? चीज चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? लक्षण चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? और यहाँ क्या है बेटा? मात्रा। जितने ज्यादा प्रभावी एलील उतने ज्यादा क्या निकल के आएगा? लक्षण निकल के आएगा। तो बेटा इसमें एक चीज लिख दूं क्या मैं? क्या लिख दूं? कि ये वाली वंशागति कौन सी है? इसके अंदर क्या आता है? बहुजीनी वंशागति। क्या आती है इसके अंदर? है ना? किस पर निर्भर करता है? मात्रा। किसकी मात्रा? जीन मतलब प्रभावी एलील की मात्रा पर। प्रभावी एलील की मात्रा पर क्या निर्भर है? लक्षण निर्भर है। किसकी मात्रा पर बेटा? प्रभावी एलील की मात्रा पर लक्षण निर्भर है। और ये क्या है बेटा? जीन की क्वालिटी। जीन की क्या बेटा? क्वालिटी या फिर गुण पर क्या निर्भर होता है? लक्षण निर्भर है। अरे है कि नहीं? मतलब ये वाली वंशागति किसकी वंशागति है? मेंडल की वंशागति। मेंडल इसकी बात करता था क्वालिटेटिव, मतलब इससे पहले हमने क्वालिटेटिव वंशागति पढ़ी है पूरी, और यहां क्या पढ़ रहे हैं? क्वांटिटेटिव। दोनों अंतर है कि नहीं? बोलो, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। घर जाओ, मजे करो। अब क्लास थोड़ी है, ठीक है? लिख लो और जाओ बेटा। छुट्टियां मना के आना, लेकिन आओ तो ये सोच के जाने के लिए कि अब सिलेक्शन लेके जाना है। बोलो राधे राधे। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय।